आपको स्कूल में बिग बैंग के बारे में क्या सिखाया गया था? एक छोटा सा बिंदु जिसकी डेंसिटी इन्फिनिट थी, फिर अचानक एक जबरदस्त एक्सप्लोजन हुआ और उसी से पूरा यूनिवर्स बन गया। सिंपल, क्लियर कहानी और सुनने में बहुत लॉजिकल भी लगती है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि यह कहानी अधूरी है और आज के समय में ज्यादातर फिजिसिस्ट्स बिग बैंग को यूनिवर्स की लिटरल शुरुआत नहीं मानते तो फिर असली सवाल उठता है, बिग बैंग में एक्चुअली क्या बैंग हुआ था? क्या सच में कोई सिंगुलैरिटी थी? क्या कुछ नहीं से सब कुछ बना? या कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी है? चलिए शुरू से शुरू करते हैं। मानव इतिहास में जब मॉडर्न साइंस नहीं थी, तब भी इंसान आसमान को देखता था। तारे चमकते थे, गैलेक्सीज दिखाई नहीं देती थीं, और रात का अंधेरा सवाल पूछता था, हम कहां से आए? ग्रीक फिलोसोफर्स ने कहा, यूनिवर्स इन्फिनिट है, ना शुरुआत ना अंत। हिंदू फिलॉसफी और बुद्धिस्ट आइडियोलॉजी में यूनिवर्स को एक साइकिल माना गया, क्रिएशन, डिस्ट्रक्शन, फिर क्रिएशन, फिर डिस्ट्रक्शन, जैसे कोई कॉस्मिक सांस ले रहा हो। मतलब हजारों साल पहले भी लोग यूनिवर्स को स्टैटिक नहीं मानते थे, वो बदलता है, इवॉल्व होता है। यह सोच बहुत पुरानी है। फिर 1687 में एक 44 साल का वैज्ञानिक दुनिया की सोच बदल देता है, आइजैक न्यूटन। उसकी किताब प्रिंसिपिया में उसने दिखाया कि पृथ्वी पर गिरता हुआ सेब और आसमान में घूमता हुआ चांद दोनों एक ही नियम से चलते हैं, ग्रेविटी। लेकिन यहां एक समस्या थी। अगर ग्रेविटी हर मास को हर दूसरे मास की तरफ खींचती है, तो पूरा यूनिवर्स एक जगह कोलैप्स क्यों नहीं हो गया? सोचो, अगर हर तारा, हर ग्रह, हर कण एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, तो सब कुछ एक ही बिंदु पर गिर जाना चाहिए था। न्यूटन ने इसका हल ग्रीकों से लिया। उसने कहा, यूनिवर्स इन्फिनिट है, उसका कोई सेंटर नहीं है, हर दिशा में बराबर मैटर है, इसलिए बैलेंस बना रहता है। और इस तरह जन्म हुआ स्टैटिक यूनिवर्स मॉडल का, एक ऐसा यूनिवर्स जो स्पेस में भी इन्फिनिट है और टाइम में भी इटर्नल। सदियों तक लोग यही मानते रहे कि यूनिवर्स हमेशा से ऐसा ही था, ना फैल रहा है ना सिकुड़ रहा है। लेकिन फिर किसी ने एक बहुत सिंपल ऑब्जर्वेशन किया, अगर यूनिवर्स इन्फिनिट और इटर्नल है, तो रात का आकाश काला क्यों है? सोचो जरा, अगर हर दिशा में अनगिनत तारे हैं, तो आप जहां भी देखें, आपकी नजर किसी तारे पर ही जानी चाहिए। पूरा आसमान सूरज जितना चमकना चाहिए। लेकिन असल में क्या दिखता है? अंधेरा, कुछ चमकते हुए डॉट्स और बाकी सब काला। इस कॉन्ट्रडिक्शन ने पहली बार यूनिवर्स की जड़ों को हिला दिया। मतलब यूनिवर्स ना तो पूरी तरह स्टैटिक हो सकता है, ना ही इटर्नल उस तरह से जैसा न्यूटन सोच रहे थे। कुछ तो बदल रहा था, कुछ तो इवॉल्व हो रहा था। और यही वह पल था जहां से मॉडर्न कॉस्मोलॉजी की असली कहानी शुरू होती है। लेकिन असली झटका अभी बाकी था, क्योंकि 200 साल बाद एक और वैज्ञानिक आएगा जो सिर्फ ग्रेविटी को रीडिफाइन नहीं करेगा, बल्कि स्पेस और टाइम को ही एक साथ जोड़ देगा। और वहीं से शुरू होगी वो कहानी जो हमें बिग बैंग तक ले जाएगी। लेकिन याद रखिए, हम अभी भी अपने असली सवाल का जवाब नहीं पाए हैं, बिग बैंग में आखिर फटा क्या था? आगे यहीं से कहानी एक नए मोड़ पर जाएगी। हमने देखा कि न्यूटन का स्टैटिक यूनिवर्स टिक नहीं पाया। रात का अंधेरा खुद एक सवाल बन गया था। अगर यूनिवर्स हमेशा से था, तो आसमान पूरी तरह रोशन क्यों नहीं है? यहीं से कहानी पहुंचती है 20वीं सदी की शुरुआत में, और एंट्री होती है एक ऐसे इंसान की जिसने सिर्फ फिजिक्स नहीं बदली, बल्कि रियलिटी की डेफिनेशन बदल दी। एल्बर्ट आइंस्टाइन। 1915 आइंस्टाइन ने पब्लिश की अपनी जनरल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी। स्कूल में हमें ग्रेविटी ऐसे सिखाई जाती है जैसे दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को फोर्स से खींचते हैं। लेकिन आइंस्टाइन ने कहा, ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं है। सोचो, स्पेस को एक खिंचा हुआ रबर शीट मान लो। अगर उस पर एक भारी गेंद रख दो, तो वो शीट नीचे धंस जाएगी। अब अगर पास में एक छोटी गेंद घुमाओ, तो वो उस गड्ढे के चारों तरफ घूमेगी। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि कोई इनविजिबल फोर्स उसे खींच रही है, बल्कि इसलिए क्योंकि शीट खुद मुड़ी हुई है। आइंस्टाइन के हिसाब से स्पेस और टाइम अलग अलग चीजें नहीं हैं, वे एक ही फैब्रिक के हिस्से हैं, स्पेस टाइम। और जब कोई मैसिव ऑब्जेक्ट जैसे सूरज इस फैब्रिक को मोड़ता है, तो पृथ्वी उसी कर्व पर ऑर्बिट करती है। मतलब ग्रेविटी इज इक्वल टू स्पेस टाइम का बेंड होना। यह आइडिया इतना अजीब था कि इसे टेस्ट करना जरूरी था, और मौका मिला 29 मई 1919 को। एक सोलर एक्लिप्स, ब्राजील का आसमान, सूरज के पीछे छुपे हुए तारे। अगर आइंस्टाइन सही थे, तो सूरज के पास से गुजरती हुई स्टारलाइट भी मुड़नी चाहिए। आर्थर एडिंगटन नाम के एस्ट्रोनॉमर ने एक्सपेडिशन भेजी। उन्होंने एक्लिप्स के दौरान स्टार्स की पोजीशन मेजर की, और नतीजा,
तारे अपनी ओरिजिनल पोजीशन से शिफ्ट हुए थे, ठीक उतना जितना आइंस्टाइन ने प्रिडिक्ट किया था। अगले ही दिन अखबारों में छपा, न्यूटोनियन आइडियाज ओवरथ्रोन, आइंस्टाइन ओवरनाइट स्टार बन गए। लेकिन असली शॉक अभी आना बाकी था। आइंस्टाइन ने जब अपनी इक्वेशंस को पूरे यूनिवर्स पर अप्लाई किया तो एक अजीब रिजल्ट सामने आया। उनकी इक्वेशंस के अनुसार यूनिवर्स स्टेबल रह ही नहीं सकता, वो या तो एक्सपैंड करेगा या कोलैप्स करेगा। स्टैटिक यूनिवर्स मैथमेटिकली अस्थिर था, लेकिन आइंस्टाइन खुद भी उस समय स्टैटिक यूनिवर्स में बिलीव करते थे। तो उन्होंने अपनी इक्वेशंस में एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड कर दी, कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट, एक ऐसी एनर्जी जो एम्प्टी स्पेस में भी मौजूद हो। इससे एक्सपेंशन और ग्रेविटी बैलेंस हो जाते, यूनिवर्स आर्टिफिशियली स्टेबल बन जाता। बाद में आइंस्टाइन ने इसे अपनी बिगेस्ट मिस्टेक कहा, लेकिन आयरनी देखिए, आज वही कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट फिर से चर्चा में है। पर अभी 1920s चल रहे हैं और कहानी एक नए मोड़ पर जा रही है। उसी समय एस्ट्रोनॉमर्स आसमान में फजी क्लाउड्स देख रहे थे, उन्हें नेबुले कहा जाता था। सबसे फेमस एंड्रोमेडा। लोगों को पता ही नहीं था कि ये क्या है, क्या ये हमारी मिल्की वे के अंदर के गैस क्लाउड्स हैं या कुछ और। फिर एक ब्रिलियंट डिस्कवरी हुई। हेनरिएटा स्वॉन लेविट नाम की एस्ट्रोनॉमर ने सेफिड वेरिएबल स्टार्स का पैटर्न खोजा। ये स्टार्स नियमित अंतराल पर चमकते और मंद होते हैं। उसने पाया, जितना लंबा उनका पल्स पीरियड, उतनी ज्यादा उनकी एक्चुअल ब्राइटनेस। मतलब अगर आप उनका पल्स मेजर कर लें तो आप उनकी असली ब्राइटनेस जान सकते हैं और ब्राइटनेस कंपेयर करके डिस्टेंस निकाल सकते हैं। यह मेथड लेकर एडविन हबल ने एंड्रोमेडा को देखा और जो डिस्टेंस निकला वो हमारी गैलेक्सी से बहुत बाहर था। एंड्रोमेडा हमारी मिल्की वे के अंदर नहीं थी, वो एक अलग गैलेक्सी थी। एक ही पल में यूनिवर्स लाखों गुना बड़ा हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। वेस्टो स्लिफर नाम के एस्ट्रोनॉमर ने गैलेक्सीज की लाइट ऑब्जर्व की और पाया कि ज्यादातर गैलेक्सीज की लाइट रेड शिफ्टेड है। रेड शिफ्ट यानी उनकी लाइट की वेवलेंथ स्ट्रेच हो रही है, मतलब वे हमसे दूर जा रही हैं। हबल ने डिस्टेंस और स्पीड को ग्राफ पर प्लॉट किया। रिजल्ट साफ था, जितनी दूर गैलेक्सी उतनी ज्यादा स्पीड से वो दूर जा रही है। यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा था। स्टैटिक यूनिवर्स ऑफिशियली खत्म हो चुका था। अब सोचो, अगर यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है तो टाइम को उल्टा घुमाओ, सब गैलेक्सीज पास आती जाएंगी और अंत में सब कुछ एक ही डेंस स्टेट में मिल जाएगा। यहीं से जन्म हुआ उस आइडिया का जिसे बाद में नाम मिला बिग बैंग। लेकिन ध्यान दीजिए, अब तक हमने सिर्फ इतना जाना है कि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है। हम अभी भी नहीं जानते उस डेंस स्टेट में एक्चुअली था क्या सच में कोई इन्फिनिट डेंसिटी वाली सिंगुलैरिटी थी, या कहानी अभी और भी गहरी है। आगे हम बिग बैंग के असली वर्जन तक पहुंचेंगे। यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही हैं, टाइम को उल्टा घुमाओ तो सब कुछ एक डेंस स्टेट में मिल जाता है। और यहीं से जन्म हुआ उस आइडिया का जिसे जॉर्जेस लेमेत्र ने प्राइमवल एटम कहा। एक ऐसा पल जब पूरा यूनिवर्स एक बेहद गर्म और घने हालात में था। यही वो मोमेंट है जिसे बाद में नाम मिला बिग बैंग। लेकिन यहाँ एक बात क्लियर कर लें, बिग बैंग का मतलब कोई एक्सप्लोजन नहीं था। ये स्पेस के अंदर हुआ धमाका नहीं था, ये खुद स्पेस का फैलना था। मतलब स्पेस पहले से था और वही एक्सपैंड हो रहा था। लेकिन अगर हम टाइम को और पीछे ले जाएं तो क्या हमें सच में एक सिंगुलैरिटी मिलती है, एक ऐसा बिंदु जहां डेंसिटी इन्फिनिट हो जाती है, जहां फिजिक्स के सारे नियम टूट जाते हैं। स्कूल में हमें यही सिखाया जाता है, लेकिन कहानी थोड़ी और कॉम्प्लेक्स है। 1950 के दशक में फिजिसिस्ट्स जॉर्ज गैमाउ और रैल्फ एल्फर ने अर्ली यूनिवर्स को मैथमेटिकली मॉडल किया। उन्होंने कैलकुलेट किया कि अगर यूनिवर्स बहुत ही हॉट और डेंस था तो शुरुआत में मैटर एक सूप की तरह रहा होगा, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, सब कुछ एक प्लाज्मा में। फिर जैसे जैसे यूनिवर्स एक्सपैंड हुआ, टेम्परेचर गिरता गया और सिर्फ 5 मिनट के अंदर हाइड्रोजन और हीलियम न्यूक्लियाई बन गए। उन्होंने प्रेडिक्ट किया कि यूनिवर्स में लगभग 75% हाइड्रोजन और 25% हीलियम होना चाहिए। जब एस्ट्रोनॉमर्स ने ऑब्जर्व किया, रिजल्ट ऑलमोस्ट एग्जैक्ट था। पहली बार बिग बैंग मॉडल को सॉलिड सपोर्ट मिला, लेकिन असली क्राउन जूल अभी बाकी था। गैमो की टीम ने एक और प्रेडिक्शन की। अगर यूनिवर्स कभी इतना हॉट था तो उस समय की लाइट आज भी मौजूद होनी चाहिए, लेकिन एक्सपैंड होते होते वो लाइट स्ट्रेच होकर माइक्रोवेव रेंज में पहुंच गई होगी। बहुत फेंट, बहुत ठंडी, लगभग 2.7 केल्विन। इस लाइट को नाम दिया गया कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, CMB। अगर यह मिल जाए तो हम लिटरली बिग बैंग की आफ्टरग्लो देख रहे होंगे। 1965 में आर्नो पेंजियास और रॉबर्ट विल्सन एक रेडियो एंटेना से डेटा कलेक्ट कर रहे थे।
उन्हें एक अजीब सा हिस्स सुनाई दे रहा था। उन्होंने सोचा इक्विपमेंट खराब है, पिजन्स तक को हटाया गया, लेकिन नॉइज गया ही नहीं। फिर उन्हें पता चला वो नॉइज नहीं था, वो पूरे यूनिवर्स से आ रही माइक्रोवेव रेडिएशन थी। CMB मिल चुका था। 1990 में नासा के कोब सैटेलाइट ने इसका पूरा स्काई मैप बना लिया। स्टीवन हॉकिंग ने इसे डिस्कवरी ऑफ द सेंचुरी कहा। अब ऐसा लग रहा था कि मामला खत्म। बिग बैंग कंफर्म्ड, सिंगुलैरिटी कंफर्म्ड, केस क्लोज्ड। लेकिन फिजिक्स में केस इतनी आसानी से क्लोज नहीं होते। 3 बड़े प्रॉब्लम्स सामने आए। फर्स्ट, होराइजन प्रॉब्लम। CMB को जब हाई प्रिसिजन से मैप किया गया तो पाया गया कि पूरा स्काई लगभग सेम टेम्परेचर पर है, 2.7 केल्विन हर दिशा में। लेकिन प्रॉब्लम यह है, अर्ली यूनिवर्स के 2 ऑपोजिट रीजन्स एक दूसरे से इतना दूर थे कि लाइट को ट्रैवल करके टेम्परेचर इक्वल करने का टाइम ही नहीं मिला। तो फिर दोनों साइड सेम टेम्परेचर कैसे? सेकंड, फ्लैटनेस प्रॉब्लम। यूनिवर्स की कर्वेचर मेजर की गई, रिजल्ट ऑलमोस्ट परफेक्टली फ्लैट। फिजिक्स के हिसाब से यह बहुत अनस्टेबल कंडीशन है। अगर थोड़ी भी डिविएशन होती तो यूनिवर्स कोलैप्स हो जाता या फटकर बिखर जाता। तो यह इतना परफेक्टली फ्लैट क्यों है? थर्ड, मोनोपोल प्रॉब्लम। हाई एनर्जी फिजिक्स के अनुसार अर्ली यूनिवर्स में मैग्नेटिक मोनोपोल्स बनने चाहिए थे, लेकिन आज तक एक भी मोनोपोल नहीं मिला। अगर वो बने होते तो यूनिवर्स एक्सपैंड ही नहीं कर पाता। मतलब बिग बैंग मॉडल काम कर रहा था, एविडेंस था, CMB था, एलिमेंट रेशियोज मैच कर रहे थे। लेकिन सिंगुलैरिटी वाली कहानी में क्रैक्स दिखने लगे थे। और खुद आइंस्टाइन को सिंगुलैरिटी का आइडिया पसंद नहीं था। उन्हें इन्फिनिट डेंसिटी का कॉन्सेप्ट रिपग्नेंट लगता था। हॉकिंग और पेनरोज ने मैथमेटिकली प्रूव किया था कि टाइम सिंगुलैरिटी पर जाकर रुक जाता है, लेकिन वो प्रूफ कुछ असम्पशंस पर टिका था। और जैसे जैसे क्वांटम फिजिक्स आगे बढ़ी, उन असम्पशंस पर भी सवाल उठने लगे। तो फिर सवाल वही, अगर सिंगुलैरिटी सच नहीं थी तो फिर असली बैंग क्या था? क्या बिग बैंग से पहले कुछ था, या बिग बैंग खुद किसी और प्रोसेस का रिजल्ट था? हम एंटर करेंगे उस थ्योरी में जिसने इन तीनों प्रॉब्लम्स को एक साथ सॉल्व करने की कोशिश की। और यहीं से कहानी सच में माइंड बेंडिंग हो जाती है। अब तक तस्वीर कुछ ऐसी बन रही है। हॉट डेंस बिग बैंग हुआ था, इसके सबूत हमारे पास हैं। CMB मौजूद है, हाइड्रोजन हीलियम रेशियो मैच करता है, यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है। लेकिन सिंगुलैरिटी वाली कहानी डगमगा रही है। होराइजन प्रॉब्लम, फ्लैटनेस प्रॉब्लम, मोनोपोल प्रॉब्लम। ऐसा लग रहा था जैसे पजल के कुछ टुकड़े मिसिंग हों। और तभी 1979 में एक फिजिसिस्ट एंट्री करता है, एलन गुथ फेज ट्रांजिशंस के बारे में सोच रहे थे। फेज ट्रांजिशन यानी जब कोई चीज एक स्टेट से दूसरी स्टेट में बदलती है। जैसे बर्फ पानी बनती है, पानी भाप बनता है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज होती है, कभी कभी पानी को उसके फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे तक ठंडा किया जा सकता है, फिर भी वो जमता नहीं। इसे कहते हैं सुपर कूलिंग। मतलब फेज ट्रांजिशन डिले हो सकता है। अब सोचो, अगर अर्ली यूनिवर्स भी किसी फेज ट्रांजिशन से गुजर रहा था और वो ट्रांजिशन थोड़ी देर के लिए डिले हो गया हो तो क्या होगा? यहीं से जन्म हुआ एक नए आइडिया का, इन्फ्लेशन। अब ध्यान से समझिए, हम अक्सर एम्प्टी स्पेस को सचमुच खाली मान लेते हैं, लेकिन क्वांटम फिजिक्स के अनुसार एम्प्टी स्पेस बिल्कुल खाली नहीं है। उसमें हिडन क्वांटम फील्ड्स मौजूद हैं। हर पार्टिकल के पीछे एक फील्ड होती है, इलेक्ट्रॉन फील्ड, क्वार्क फील्ड। जब इन फील्ड्स में रिपल आता है तब पार्टिकल बनता है। मतलब वैक्यूम भी एनर्जी से भरा हुआ है। आइंस्टाइन का इक्वेशन याद है, E=mc² एनर्जी और मास एक ही चीज के 2 रूप हैं। तो अगर वैक्यूम में एनर्जी है तो थियोरेटिकली उससे मैटर भी बन सकता है। गुथ ने कैलकुलेट किया, अगर यूनिवर्स की एक्सपेंशन वैक्यूम एनर्जी से ड्राइव हो तो एक्सपेंशन रेट नॉर्मल से अनइमेजिनेबल ज्यादा होगी। कितनी ज्यादा? कल्पना करो, अगर यूनिवर्स राइस के दाने जितना छोटा शुरू हुआ हो तो एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में वो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से भी बड़ा हो सकता है। 100 ट्रिलियन टाइम्स एक्सपेंशन। और सबसे खास बात, इस रैपिड एक्सपेंशन से फ्लैटनेस प्रॉब्लम खुद सॉल्व हो जाती है। जैसे अगर आप एक गुब्बारा बहुत ज्यादा इन्फ्लेट करो तो उसकी सरफेस लोकल लेवल पर फ्लैट लगने लगती है। इन्फ्लेशन यूनिवर्स को परफेक्टली फ्लैट बना देती है। होराइजन प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। ओल्ड मॉडल में CMB के 2 दूर हिस्सों को टेम्परेचर इक्वल करने का टाइम नहीं मिला था, लेकिन इन्फ्लेशन कहता है वो हिस्से पहले बहुत पास थे। इन्फ्लेशन ने उन्हें अचानक दूर कर दिया, मतलब टेम्परेचर इक्वल होना पॉसिबल था। मोनोपोल प्रॉब्लम, रैपिड एक्सपेंशन ने मोनोपोल्स को इतना डाइल्यूट कर दिया कि वो प्रैक्टिकली गायब हो गए। तीनों प्रॉब्लम्स एक थ्योरी से सॉल्व। फिजिक्स में ऐसा कम ही होता है, लेकिन यहाँ ट्विस्ट खत्म नहीं होता। इन्फ्लेशन एक फील्ड से ड्रिवन होती है,
इन्फ्लेटॉन फील्ड। और क्वांटम फील्ड्स में एक प्रॉपर्टी होती है फ्लक्चुएशंस, छोटी छोटी रैंडम एनर्जी वेरिएशंस। इन्फ्लेशन के दौरान ये फ्लक्चुएशंस फ्रीज हो गए और बाद में ग्रेविटी ने इन्हीं टाइनी डेंसिटी डिफरेंसेस को एम्पलीफाई किया। अगर ये फ्लक्चुएशंस नहीं होते तो गैलेक्सीज नहीं बनती, स्टार्स नहीं बनते, हम नहीं होते। मतलब हम सब क्वांटम फ्लक्चुएशंस की वजह से हैं। यह सुनने में पोएटिक लगता है लेकिन मैथमेटिकली सपोर्टेड है। अब सबसे माइंड बेंडिंग हिस्सा, इन्फ्लेशन हर जगह एक साथ एंड नहीं होती, वो पैचेस में खत्म होती है। जहां खत्म होती है वहां वैक्यूम एनर्जी मैटर और लाइट में कन्वर्ट हो जाती है और वही मोमेंट होता है हॉट बिग बैंग। मतलब जो बैंग हम पढ़ते हैं वो इन्फ्लेशन के एंड का रिजल्ट था, लेकिन इन्फ्लेशन बाहर कंटिन्यू कर सकती है तो थियोरेटिकली इन्फिनिट यूनिवर्सेस बन सकते हैं। मल्टीवर्स, हमारा यूनिवर्स बस एक बबल। अब जरा रुक कर सोचिए, स्कूल में हमें क्या सिखाया गया? सिंगुलैरिटी, इन्फिनिट डेंसिटी, टाइम की शुरुआत। लेकिन इन्फ्लेशन मॉडल में सिंगुलैरिटी की जरूरत ही नहीं। बिग बैंग इज इक्वल टू हॉट डेंस स्टेट की शुरुआत, ना कि एग्जिस्टेंस की एब्सोल्यूट शुरुआत। तो अब असली सवाल फिर वही, क्या बिग बैंग सच में शुरुआत थी या किसी और डीपर प्रोसेस का परिणाम? आगे हम इस कहानी को पूरा करेंगे और शायद समझ पाएंगे बिग बैंग में एक्चुअली बैंग क्या था। अब पूरी कहानी को एक साथ रखकर देखिए। यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, कंफर्म्ड। अर्ली यूनिवर्स हॉट और डेंस था, कंफर्म्ड। CMB आज भी मौजूद है, कंफर्म्ड। लेकिन सिंगुलैरिटी, इन्फिनिट डेंसिटी वाला एक मैथमेटिकल बिंदु, वो शायद फिजिकल रियलिटी नहीं था। तो फिर हुआ क्या था? इन्फ्लेशन मॉडल के अनुसार शुरुआत में मैटर नहीं था, लाइट नहीं थी, स्टार्स नहीं थे, एटम्स तक नहीं थे, सिर्फ एम्प्टी स्पेस। लेकिन वह एम्प्टी स्पेस सचमुच खाली नहीं था, उसमें एक अंडरलाइंग फील्ड मौजूद थी, इन्फ्लेशनरी फील्ड। यह फील्ड वैक्यूम एनर्जी से भरी हुई थी और फिर एक टाइनी फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड के लिए उस एनर्जी ने स्पेस को खुद से पुश करना शुरू किया। स्पेस एक्सपैंड हुआ इतनी तेजी से कि इमेजिनेशन भी फेल हो जाए। अगर वह रीजन राइस के दाने जितना भी रहा हो तो इन्फ्लेशन के दौरान वह ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से भी बड़ा हो गया। और ध्यान दीजिए, इस स्टेज पर अभी भी मैटर नहीं बना था, सिर्फ रैपिडली एक्सपैंडिंग स्पेस। फिर एक मोमेंट आया जब इन्फ्लेशन एंड हुई और उसी पल वैक्यूम एनर्जी कन्वर्ट हो गई मैटर और रेडिएशन में। यह था वो असली बैंग। कोई एक्सप्लोजन नहीं, कोई स्पेस के अंदर धमाका नहीं, बल्कि स्पेस के फैब्रिक के अंदर स्टोर्ड एनर्जी एक हॉट डेंस प्लाज्मा में बदल गई। यही वो स्टेट है जिसे हम हॉट बिग बैंग कहते हैं। यही वो मोमेंट है जब फोटॉन्स बने, प्रोटॉन्स बने, न्यूट्रॉन्स बने। यही वो लाइट है जो 380,000 साल बाद फ्री होकर आज भी हमें CMB के रूप में दिखाई देती है। तो जब हम पूछते हैं बिग बैंग में क्या फटा, सही जवाब शायद यह है, कुछ फटा नहीं था, एनर्जी ने फॉर्म बदला था। वैक्यूम एनर्जी टू मैटर और लाइट। बैंग कोई साउंड नहीं था, कोई ब्लास्ट नहीं था, वो एक ट्रांजिशन था, फेज चेंज। लेकिन कहानी यहां भी खत्म नहीं होती। इन्फ्लेशन हर जगह एक साथ खत्म नहीं होती, वो पैचेस में खत्म होती है। जहां खत्म होती है वहां एक नया यूनिवर्स जन्म ले सकता है। मतलब थियोरेटिकली हमारा यूनिवर्स अकेला नहीं भी हो सकता। लेकिन ध्यान रहे, मल्टीवर्स अभी स्पेक्यूलेशन है, इन्फ्लेशन स्ट्रॉन्ग मॉडल है, लेकिन फाइनल ट्रूथ नहीं। साइंस इवॉल्विंग है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, हॉट डेंस बिग बैंग हुआ था, यह डिबेट में नहीं है। लेकिन क्या वह टाइम की एब्सोल्यूट शुरुआत थी? इस पर आज भी रिसर्च चल रही है। कुछ फिजिसिस्ट्स साइक्लिक यूनिवर्स मॉडल एक्सप्लोर कर रहे हैं, कुछ क्वांटम ग्रेविटी मॉडल सिंगुलैरिटी को रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब कहानी अभी पूरी नहीं हुई और शायद यही साइंस की सबसे खूबसूरत बात है। वो रिजिड बिलीफ नहीं है, वो इवॉल्विंग अंडरस्टैंडिंग है। स्कूल में हमें जो सिखाया जाता है वो गलत नहीं होता, बस सिंप्लीफाइड होता है। रियलिटी अक्सर टेक्स्ट बुक से ज्यादा लेयर्ड होती है। तो अब जब आप बिग बैंग शब्द सुनेंगे तो शायद आपके दिमाग में एक्सप्लोजन की इमेज नहीं आएगी, बल्कि एक मोमेंट आएगा जब एम्प्टी स्पेस में स्टोर्ड एनर्जी मैटर और लाइट में बदल गई और उसी से बने गैलेक्सीज, स्टार्स, प्लैनेट्स और हम सब वैक्यूम फ्लक्चुएशंस की वजह से मौजूद हैं। यह आइडिया थोड़ा अनसेटलिंग भी है और थोड़ा ब्यूटीफुल भी। अब सवाल आपसे, क्या बिग बैंग सच में शुरुआत थी या हम किसी और डीपर कॉस्मिक प्रोसेस का एक चैप्टर हैं? क्या सिंगुलैरिटी कभी थी ही नहीं, या हम अभी फिजिक्स का अगला लेवल समझ नहीं पाए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। अगर आज आपको लगा कि टेक्स्ट बुक वाली कहानी से आगे भी एक यूनिवर्स है
तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली बार हम बात करेंगे टाइम की असली नेचर क्या है। क्या टाइम सच में बहता है या यह सिर्फ एक इल्यूजन है? तब तक रात को आसमान देखिए और याद रखिए, जो चमकता हुआ यूनिवर्स आप देख रहे हैं वो शायद किसी बैंग से नहीं बल्कि एक साइलेंट ट्रांजिशन से शुरू हुआ था।